नमस्कार दोस्तों। देखिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 30 तक कर लिया था। तो अब शुरू कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है ना अपना क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है आपसे। पूर्वकालिक क्रिया, देखो जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है ना, तो पहले वाली जो क्रिया होती है ना उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब आप आंसर बताइए। निशे पानी पीकर दौड़ने चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। तो इसमें क्या होगा? देखो मैंने आपसे कहा ना, जब कर्ता एक क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया करता है ना, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। देखो यहाँ पर पहले वाली और दूसरी वाली कोई क्रिया नहीं हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है पढ़ाने की। तो ये तो आंसर होगा नहीं। चोर भाग गया, राम बैठा है, कोई क्रियाएं नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर दौड़ने वाली क्रिया होगी, यहाँ पर बैठने के लिए बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर है ना, निशे पानी पीकर, पानी पीना एक क्रिया हो गई है। फिर दौड़ते चला गया, फिर दौड़ना हो गई एक क्रिया। तो यहाँ पर है ना, पहले वाली क्रिया क्रिया खत्म करके दूसरी वाली क्रिया को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसका मतलब पहले वाली जो क्रिया है ना, वो पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगी यहाँ पे। समझ गए? दूसरे शब्दों में हम कहें ना, जब किसी क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग हो जाता है, तो पहले प्रयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जहां एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाए, ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में, ठीक है। अब यहाँ पर पानी पीकर क्या है? पानी पीकर पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया कौन सी, तोड़ने वाली करी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नाम धातु नहीं बनती है, नाम धातु नहीं बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, या तो फिर क्रिया से। देखो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगा करके जो धातु उत्पन्न होती है ना, उनको कहते हैं नाम धातु। तो समझ गए होंगे अब आप नाम धातु किसे कहते हैं। एक बार और बता देता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। इन शब्दों से प्रत्यय लगाकर जो क्रिया उत्पन्न होती है, जो क्रिया बनती है, उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो यहां पर आंसर होगा क्रिया से, ठीक है। देखो नाम धातु में एक तो आना या फिर आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं लालच, लालच के अंदर लालच को क्या बनाएंगे हम, अगर नाम धातु क्रिया बनाना है तो यहां पर हम बनाएंगे ललचाना। ललचाना, आना प्रत्यय लगा दिया ना हमने, मोस्टली आना प्रत्यय लगता है। जैसे हाथ है, तो हाथ को अगर नाम धातु बनाना है तो क्या प्रत्यय लगाएंगे? हथियाना, आना प्रत्यय लगा देंगे। चिकना है, चिकनाना, गरम है, गरमाना, लंगड़ा है, लंगड़ाना, आप है तो अपनाना, ऐसे हो जाएगा। तो ये नहीं होती बाकी तीनों। अगला देखिए, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बता दो रे। लो भैया तो कहीं पूछ लिया था है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग। इसको ना कई लोग गलत कर देंगे, कई तो मगरमच्छ ही बताऊंगा भाई, स्त्रीलिंग की तो बनाणु है ना, तो मगरमच्छ कर दो, सही है। और तो कहीं बोलो मगरमच्छा तो बच्चा हो गया ये तो, है ना, मगरमच्छा, ये तो इसका भी पुल्लिंग का भी पुल्लिंग हो गया। मादा मगरमच्छ, मगरमच्छानी, ये भी बताएंगे। बट आंसर होगा दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन, ठीक है। हाँ, मादा मगरमच्छ होगा। कुछ संज्ञाओं से पहले मादा लगा करके भी लिंग का परिवर्तन किया जाता है। जैसे और मैं एग्जाम्पल बता दूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना आगे कभी। तो जैसे खरगोश होता है ना, खरगोश, तो खरगोश के भी दोस्तों अगर स्त्रीलिंग बनाना है ना, तो मादा खरगोश करना होगा। एक जैसे भेड़िया होता है ना, तो भेड़िया के भी अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा भेड़िया हो जाएगा। एक होता है भालू, तो भालू को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा भालू हो जाएगा, है ना। और एक होता है गेंडा, गेंडा को भी अगर स्त्रीलिंग बनाना है ना तो मादा गेंडा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सभी शब्द है ना हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, इसलिए मादा लगाना जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बाप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही नहीं है बताइए। बालक बालिका, माली मालिन, गूंगा गूंगी, नर नारी। देखो बालक और बालिका सही है, बालक पुल्लिंग हो जाएगा, बालिका स्त्रीलिंग है। माली और मालिन,
ये गलत है भैया। गूंगा और गूंगी ये तो सही है, नर और नारी भी सही है। देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए है ना कई नियम होते हैं। जैसे एक तो आ, नियम समझ लो, आ, ई, इन। तो आ और ई का है ना इन हो जाता है, आ और ई का क्या हो जाता है, इन हो जाता है। जैसे देखिए, इन हो रहा है ना यहाँ पे, अभी और बता देंगे। जैसे माली का अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, मालिन। ठीक है, तो ई का क्या हो गया यहाँ पे, इन हो गया ना। ये देखिए ई का यहाँ पे ई आ रहा है ना, तो इन हुआ ना, देखो इन हो गया यहाँ पे। तो इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सही है, बिल्कुल। अभी और देखते हैं, सबको हम देख लेंगे, तो अगर चारों सही है तो हम चारों सही कर देंगे। पर एक बार आपको कंफ्यूज करना भी तो जरूरी था। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी जो कमेंट है ना, जैसा मैं बोलता हूँ कि ये सही होगा, ले भाई पूरी लिस्ट बन जाती है। अभी आप देख रहे होंगे ना, बी बताने के बाद में मतलब लाइन सी लग गई है यहाँ पे। ठीक, चलो खैर समझो, कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, केवल खुद के ऊपर देखो, खुद को आंसर करना है, किसी का देख करके आंसर नहीं बताना है। जो भी आपको आता है, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना है आपको, जो आपको आता है वही बताना है केवल। इससे बहुत फायदा होता है फिर आगे जाके। अब देखो नर नारी का हम देखें ना, तो देखो नर का स्त्रीलिंग क्या होता है, नारी ही होता है। देखो ई प्रत्यय लगाने से क्या बन गया है, नर का नारी बन गया है, ई प्रत्यय लगा दिया। यहां पर भी दोस्तों ई प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सही है। बालक और बालिका बचा अभी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या निकलेगा सर, ये तो बता दो। आपने तो सभी सही कर दिए, तो सभी सही कर दिए ना। प्रश्न हमारा ये था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही नहीं है। ये तो सभी सही है, इसका मतलब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो डिलीट होगा, डिलीट होगा तो या तो सबका सही माना जाएगा, बोनस मिलेगा, या फिर जो भी है। तो यहाँ पर सब सही है। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक बता दीजिए, तक क्या है। समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, या विस्मयादि बोधक अव्यय है। संबंध बोधक है ना, बेस्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ये वे अव्यय हैं जो संज्ञा सर्वनाम के साथ में जुड़ करके उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, के मारे, के मारे, के बिना, से पहले, के साथ, के अलावा, के कारण, तक, पश्चात, संग, के द्वारा, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वहां मोहन के कोई नहीं था, मोहन के या कोई नहीं था, मोहन के और कोई नहीं था, मोहन के अलावा कोई नहीं था, मोहन के अथवा कोई नहीं था। बताइए क्या आएगा रिक्त स्थान के अंदर। देखो अधिकांश संबंध बोधक जो होते हैं ना, के, का, सॉरी का नहीं, के, की, से, ये विभक्ति से जुड़े हुए रहते हैं। के अलावा, के बिना, के बाबत, के विपरीत, के तुलना, के लेकर, है ना, ये ऐसे ऐसे होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो यही तो सिंपल मैच हो रहा है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए ना। ये तो हम लैंग्वेज जो हमारी बोलते हैं ना उसी में भी बैठ रहा है, तो फिर ये तो सही होना चाहिए सबका। अगला देखिए आप, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे। वाक्य बताइए किस तरह का है ये, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। तो जो भी आपका आंसर है ना भैया जल्दी बता दो मेरे को। तो देखिए दोस्तों, ये एक मिश्र वाक्य है, जब तब से जुड़ा होने के कारण क्रिया विशेषण उपवाक्य की श्रेणी में आता है। हालांकि ये वैसे तो इसमें जब तब बुला हुआ ना, तो मिश्र वाक्य हो गया ना, दो वाक्य हो गए। जब तक वह घर पहुंचा एक वाक्य, तो यहाँ पे खत्म हो गया, फिर कनेक्टेड वर्ड आ गए, फिर उसके बाद में पिताजी आ चुके थे, तो ये भी एक वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। ये आपके हार्ट में आया हुआ 2011 में। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ाता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो क्या होगा इसमें, मिश्रित वाक्य पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, देखो पहले बताया जा चुका है
कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कि, जो, जब, इनको नोट कर लेना आप, फिर दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रश्न ऐसे ही सही हो जाएगा, यूं ही बातों बातों में। जैसा, वैसा, जहां, वहीं, यदि, ये सारे प्रधान उपवाक्य के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे सब दिखे ना तो वहां समझ जाना मिश्रित वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताओ। ये भी आर्ट में आया हुआ है। विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या उपविराम चिन्ह, क्या कहते हैं? तो गाइज उसे कहेंगे कोष्टक चिन्ह। तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह तो कहेंगे ना, किसी कठिन शब्द जो होता है, जैसे उपविराम एक कठिन शब्द है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई बार कोष्टक में दे देते हैं ना भाई, अगले को समझ में आ जाए, वो वाली चीज हो गई। तो कोष्टक के भीतर भीतर है ना, मध्य में उस सामग्री को रख दें जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है, ऐसे समझो आप बात को। अब यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाप, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो, ओके देखो यहाँ पर है ना, आंसर क्या होगा? निर्देशक चिन्ह। अब आपके समझ में शायद नहीं आया होगा, ये मैं समझाता हूँ। देखो निर्देशक चिन्ह होगा। निर्देशक चिन्ह होता क्या है? ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये वाला निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे नाटक होते हैं, संवाद होते हैं, इनके अंदर जैसे मनसा बेटी, ये लगा दिया, मनसा बेटी यदि तू जानती, मनसा बेटी यदि तू जानती, ये चिन्ह लग गया ना यहाँ पे। तो मोस्टली ये नाटक और संवाद वगैरह ये जो होते हैं ना, उनमें काम में होता है, काम होता है इसका। इनमें सही शब्द बताइए आप कौन सा है? सही शब्द का चयन करना है। जलु, आप्लावित, पारितोषक, अतिशयोक्ति, कौन सा है इनमें सही शब्द? देखो यहाँ पे जलु भी सही नहीं है और आप्लावित एक सही शब्द है, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। पारितोषिक जो है ना, पारितोषक जो आपको दे रखा है, इसकी जो सही वर्तनी है ना वो होगी पारितोषिक, ये वाला होगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूं। पारितोषक नहीं होता, पारितोषिक होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति, इसका जो सही रूप होता है ना दोस्तों, वो होता है अतिशयोक्ति, ऐसे बनेगा। अतिशयोक्ति हो गया ये, तो अतिशयोक्ति होता है, ये वाला रूप बनेगा इसमें, है ना। अतिशय प्लस उक्ति फिर बनता है अतिशयोक्ति। गुण संधि का एग्जाम्पल है वैसे एक्चुअल में। चलो आगे चलते हैं। जल होता। अगला देखिए, राजभाषा नियम 1976 में गै क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? अब आपके समझ में आ रहा है गै क्षेत्र का क्या मतलब है दोस्तों? तो कई क्षेत्रों में बांट रखा था भारत के भाषा को लेकर के, भारत को बहुत सारे क्षेत्रों में। पटवार के एग्जाम में आया हुआ 2011 में। असम आएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कै क्षेत्र में, खे क्षेत्र में, गै क्षेत्र में अलग अलग। राजस्थान कौन से क्षेत्र में आता है? उसके अकॉर्डिंग 1976 के अकॉर्डिंग कै क्षेत्र में आता है। कै क्षेत्र में बड़े बड़े राज्य आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसे वाले। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप। कूचू कूचू युग्म का सही अर्थ बताना है आपको, तो बताइए। कूच और कूच, सही अर्थ जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। कुछ का मतलब क्या होता है और कूच का मतलब क्या होता है? तो देखिए, उरोज और प्रस्थान, जब ना कूच करो, सामने वाले पे कूच करो, प्रस्थान करो, है ना, ऐसा होता है। तो कूच का अर्थ क्या होता है वैसे? तो देखो अभी आप कहोगे सर स्तन भी तो होता है कुछ का मतलब, लेकिन दोस्तों ठीक है बात, लेकिन आगे नहीं बैठ रहा है ना, कल ही नहीं बैठ रहा है ना। अब देखो आप कहोगे सर फिर उरोज कैसे हो सकता है? तो दोस्तों स्तन का ही तो पर्यायवाची होता है ना उरोज। स्तन के पर्यायवाची उरोज होता है, धन होता है, पयोधर होता है ना, वक्षोज होता है, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। तो पर्यायवाची को ले लिया यहाँ पे इसलिए। और इस कूच का मतलब क्या होता है? प्रस्थान। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यहाँ पर।
कौन सी है सही वर्तनी? नृत्यांगना, पूजनीय, केंद्रीकरण और शुभेच्छु। तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर होगा ना यहाँ पर कौन सा होगा? केंद्रीकरण हो जाएगा। सही वर्तनी केंद्रीकरण में। नृत्यांगना को हम देखें, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं कर रहा हूँ ना उस तरह से आपको लिखना है। नृत्यांगना बोल रहा हूं मैं, नृत्या बोल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे तो नृत्य ही है। क्या बनेगा इसका? नृत्यांगना, ऐसे बनेगा नृत्यांगना। ठीक है। पूजनीय नहीं होता है दोस्तों, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। इसके अलावा शुभेच्छु, शुभेच्छु ऐसे नहीं लिखा जाता है। ओहो, ये तो सही है दोस्तों, शुभेच्छु तो सही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। इसका मतलब हमारे 2 आंसर होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटना है आपको यहाँ पे। तो फटाफट से देखिए, शुद्ध वाक्य को छांटो। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है। तो देखो, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र ही तो होता है ना बंदूक, ये तो सही है बात। बंदूक अस्त्र के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बंदूक से नहीं वरन बल्कि उसमें से जो निकली गोली होती है ना, जो चलाई या फिर फेंकी गई होती है, उससे आनी होती है, इसलिए वो अस्त्र से आता है। बाण, तीर, बंदूक, अस्त्र ये फेंक करके चलाए जाने वाले हथियार होते हैं। बाण, तीर, बंदूक, है ना ये। जबकि चाकू ये सब शस्त्र में आते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें, यह मेरी पुस्तक होनी चाहिए थी। मेरा पुस्तक थोड़ी स्त्रीलिंग में है ना ये तो मेरी पुस्तक होती तो सही हो जाता। इन्हें एक पुत्र है, इन्हें नहीं होना चाहिए था, इसके होना चाहिए था, इसके एक पुत्र है, ऐसे ठीक था। फिर भारत में अनेकों जातियां हैं, तो भारत में अनेकों नहीं है, जातियां भारत में यहाँ पे है ना, अनेक जातियां हैं, ये ठीक था व्याकरणिक दृष्टि से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर का प्रश्न अपना, किस क्रमांक में शुद्ध है बताइए? वाक्य शुद्ध कौन से क्रमांक में है? लगाओ देखे दिमाग। तुम सीता और मैं खेलेंगे, तुम सीता और मैं खेलेंगे, मैं सीता और तुम खेलेंगे, मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूं, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तुम सीता और मैं। ठीक है, कोमा लग गया, बिल्कुल सही जगह लगा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैं आपको, अगर आपने पढ़ रखे हैं ना कर्ता वगैरह, तो आपको एक लॉजिकली इस प्रश्न को समझाता हूं। यदि एक से अधिक कर्ता पद अलग मतलब भिन्न पुरुष में हो, तो उनका जो क्रम होगा ना, वो होगा, पहले तो आएगा मध्यम पुरुष, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों अन्य पुरुष, और फिर आएगा उत्तम पुरुष। इस तरह से अगर आप इनको मैच कर रहे हो ना, तो फिर सही है। ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो गया सीता, सीता है नहीं ना पास में, समझ रहे हो, और यहाँ पे उत्तम पुरुष मैं खुद हो गया। ठीक, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, इस क्रम में सही होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त बताइए क्या है? 47 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त। जल्दी से उत्तर कर दो, देखें क्या उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़िया है। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, ठीक है ना, क्या होगा? मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक ही जैसे हो, क्या मतलब हो जाएगा इसका? एक ही थैले के चट्टे बट्टे। चोर चोर मोछेरे भाई, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, है ना। दोनों लोकोक्तियों का अर्थ दुष्ट लोगों के लिए है, एक जैसा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ जो है ना, वो है यहाँ पर एक ही प्रवृत्ति का होने के लिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुहावरा नहीं है बताओ? मुहावरा इनमें से कौन सा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह रखना करना, और हरा ही हरा सूझना। क्या होगा इसमें? लाल पीला होना का मतलब होता है दोस्तों क्रोधित होना। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है लोभ देकर के बहकाना। और हरा ही हरा सूझना जो है ना भैया, इसका अर्थ होता है खुश होना, खुश होना। पीला मुंह करना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये मुहावरा नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का अर्थ बता दीजिए आप। उनका पाँव में सबको पाँव, हाथी का पाँव में सबको पाँव। तो देखो इसमें है ना, राइट आंसर होगा हाथी एक बलशाली जानवर है। देखो, हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसे डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, भावार्थ ही होते हैं लोकोक्ति और मुहावरों के। हाथी के घर पैर में बड़ी महता, बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, ये सही बैठ रहा भाई। इसका अर्थ होता है एक बड़ा प्रयत्न छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है, यानी कि बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, बताइए। मुसीबत देख कर घबरा जाना, बता दो। मुसीबत देख करके घबरा जाना, नाक पर धब्बा लगना, 9 2 11 होना, दांतों तले अंगुली दबाना, नानी याद आना। क्या अर्थ होता है इस मुहावरे का? हालांकि यहाँ पे आप लोग कई आंसर भी निकाल सकते हो। 9 2 11 हो जाना, ये भी आंसर आप निकाल सकते हो। नानी याद आ जाना, ये भी आप निकाल सकते हो। घबरा जाना इसका मतलब भगा तो नहीं है भाई, घबराया ये भगा नहीं है। नानी याद आ गई उसको, है ना भाई। हैरान रह जाना, 9 2 11 हो जाना, ठीक है। दांतों तले अंगुली दबाना, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नानी याद आना। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब है ना, आपको 10 प्रश्न टीचिंग मेथड की ओर करवा देते हैं। फटाफट से बताओ, भाषा क्या है? भाषा है एक अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, सहजता योग्यता और सहजात योग्यता, सॉरी ईश्वर प्रदत्त संपत्ति। तो देखो, भाषा दक्षता जो है ना, ये एक अर्जित संपत्ति होती है, पहला ऑप्शन होगा। भाषा अर्जित संपत्ति होती है, और भी आपको अर्जित संपत्ति की जगह और भी कुछ मिल सकता है, जैसे भाषा प्रतीकात्मक होती है, ये भी आपको मिल सकता है। भाषा सभ्यता की चितेरी भी मानी जाती है, भाषा को सभ्यता की चितेरी चितेरी भी माना जाता है ना। और भाषा क्या है ना, अनुकरणशील भी होती है दोस्तों, तो अनुकरणशील भी आ सकता था यहाँ पे। भाषा परिवर्तनशील भी तो होती है ना, तो ये भी आ सकता था। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या मतलब है, बताइए। मैं पढ़ करके बता देता हूँ, अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है तो। आगमन विधि का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो क्या आंसर होगा इसमें? भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय होता है दोस्तों, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, तीसरा ऑप्शन। यस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, 23, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, बताओ क्या आवश्यक नहीं है उपचारात्मक शिक्षण के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, 24 नंबर के प्रश्न में भाषा की शिक्षा दी जाती है, बताइए। भाषा की शिक्षा दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है दोस्तों भाषा की शिक्षा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषण का या फिर वाचन का मुख्य उद्देश्य, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसको। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा ज्ञान कराना। तो क्या उत्तर होगा इसमें? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए बाप, क्वेश्चन संख्या नंबर 26 में बताना है आपको, चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? निदान, निदान व उपचार, उपचार और उपलब्धि। चिकित्सात्मक जो अध्यापन होता है ना दोस्तों, उसको निदान और उपचार नहीं कहेंगे, उपचार कहेंगे उसे, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास भी खो बैठा है, एक शिक्षक के नाते एज ए टीचर आप उसका उपचार कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल कर पाएंगे आप इसे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर, कैसे करेंगे बताइए? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल हो पाएगा सिंपैथेटिक बिहेवियर की वजह से, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, नंबर 1 ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं, बताइए। निदान की जो परीक्षण विधि होती है उसके प्रकार होते हैं 1 2 7 और 4,
कितने होते हैं दोस्तों? एक तो होता है, दो होते हैं। एक तो होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण, अध्यापक निर्मित, और एक होता है मानकीकृत परीक्षण। ठीक है ना, एक मानकीकृत परीक्षण होगा और एक अध्यापक निर्मित परीक्षण होगा। टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है ना, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दे रखा है 4, नीचे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, बताइए। 2017 में आया था ये रीट के एग्जाम में। उपकरणों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता और दायरे की व्यापकता। तो क्या उत्तर होगा इसमें? सीसीई। देखो, सीसीई में व्यापकता का जो मतलब होता है ना, नहीं ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये तो है उपकरणों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अवसरों की व्यापकता भी होता है दोस्तों, अवसरों की व्यापकता। इसके अलावा उपकरणों की व्यापकता भी होता है, उपकरणों की व्यापकता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर के प्रश्न में जरा उत्तर बताइए मेरे को। मूल्यांकन उपयोगी है, बताइए सर मूल्यांकन किस लिए उपयोगी होता है? विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में, या फिर इनमें से सभी? अब यहाँ पे आप दो आंसर बता सकते हैं, एक तो डी ऑप्शन बता सकते हैं, एक ये वाला बता सकते हैं, है ना। वैसे कई लोग ये भी बताएंगे, हालांकि ये कंफ्यूजन वाला ही प्रश्न है वैसे तो, लेकिन इसका जो आंसर माना जाएगा ना भैया, वो माना जाएगा पहला ऑप्शन, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, ओवरऑल। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा अगर आप कर रहे हैं तो, कि विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने के लिए मूल्यांकन की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ये बात आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक रजिस्टर काफी है, बिना विद्यार्थी के सामने हुए भी कक्षा उपस्थिति के लिए मूल्यांकन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ना ही विद्यार्थी को पूछा जाता है मूल्यांकन के अंदर कि आप कितने दिन क्लास में आए हो, कितने दिन नहीं आए हो, क्योंकि वो तो काउंट करके नहीं रखता है ना साल भर की। ठीक है, तो ऐसे हो गया ये। तो ये हो गया आपका पेपर। लाइक शेयर तो कर ही दीजिए।